नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर हर्षिता शुक्ला और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कहते। दर्शकों, आज के इस दौर में तनाव भरे जीवन में शरीर और मन को संतुलित रखना बहुत मुश्किल मालूम पड़ता है, लेकिन एक रास्ता है और वो है योग। योग महज कोई क्रिया नहीं है, आपके जीवन को संतुलित करने की प्रक्रिया है। योग को गहराई से समझने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है और आज हम योग को करीब से समझेंगे। विषय लेकर आए हैं योग करें निरोग रहें, और इस विषय में विस्तृत तौर पे हमें जानकारी देने के लिए, योग को गहराई से हमें समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंचल के वरिष्ठ योग गुरु डॉक्टर विवेक भारतीय जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर हर्षिता जी। डॉक्टर साहब, योग जीवन को संतुलित करने की प्रक्रिया, योग को अगर हम सटीक तौर पे समझें तो योग की परिभाषा क्या है? जी, योग की मूल परिभाषा जो है वो है जोड़ना। योग आता है शब्द युज से, जिसका शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। यहाँ पर हम परमात्मा और आत्मा के मिलन की बात तो कर ही रहे हैं जी। पर वर्तमान युग में हम जो कार्य कर रहे हैं उसके साथ जुड़ कर सकें, चेतना के साथ कार्य कर सकें, यही हमें योग सिखाता है। तो योग का मूल है शरीर, श्वास, मन और आत्मा को जोड़ना। मतलब एक पूरी तरीके से मिश्रित संतुलन, जीवन का संतुलन, क्योंकि योग मतलब जोड़, यस, जोड़ की बात हम कर रहे हैं, तो हर तरीके से बिखरे हुए जीवन को संतुलित करना कह सकते हैं। यस, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक बहुत प्रश्न उठता है आज के दौर में, ध्यान की बात होती है, योग की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन ध्यान और योग में क्या अंतर है? यूजुअली योग की अगर हम बात करें तो हमारे दिमाग में एक स्टैचू आता है जो हाथों को इस तरह मुद्रा में बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं, लेकिन योग में व्यायाम भी आते हैं, तो योग और ध्यान में क्या अंतर है? जी, योग और ध्यान में मूल जो अंतर है, योग एक समग्र जीवन शैली है, ध्यान योग का एक हिस्सा है। जब हम अष्टांग योग की बात करते हैं तो अष्टांग योग में बताते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यहाँ ध्यान का मूल है मन को शांत करना, मन को शांत करके उच्च स्तर के अभ्यास को प्राप्त करने के लिए, जहाँ पर हम अपनी उच्च चेतना, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, उसका अनुभव करने के लिए ध्यान की क्रिया बताई गई है। तो योग जैसे कि एक जीवन शैली है और ध्यान उसका एक अंग है। तो अगर हम संपूर्ण योग को अपनाएं तो उसमें ध्यान भी हम सीख पाएंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरीके से मन और शरीर का अलाइनमेंट, एक दिशा में उसको करना, कि मन कहीं भाग रहा है, आपका शरीर कहीं है, ध्यान कहीं है। कभी कभी होता है ना, हम बैठे हैं और ध्यान कहीं और लग रहा है, यहाँ है और घर के बारे में सोच रहे हैं, तो उस चीज़ को मेंटेन करता है योग और ध्यान। सही कहा मैंने डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं आप। डॉक्टर साहब, अगर हम इलाज की तरफ जाएं कि योग से इलाज होता है, और कई बीमारियों में, थायराइड की हम बात करें, डायबिटीज़ की हम बात करें, या अन्य हार्मोनल बीमारी के बारे में कहा जाता है कि योग इसमें बहुत ही सार्थक है, तो ये कितना सच है और कैसे अगर इलाज होता है तो क्या प्रक्रिया होती है? जी, जैसे कि आप समझते हैं कि आज के वर्तमान दौर के जितने भी रोग हैं, जिसमें कारण को मूलतः साइकोसोमैटिक कहा गया है जी, तो योग में 5000 साल पहले ही ये बता दिया गया था कि बीमारी का मूल कारण मन है और जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। बिल्कुल। आदि व्याधि इस तरह से परिभाषित किया गया था। तो आदि क्या है? सोर्स, मन। अब मन हमारा असंतुलन में है, असंतुलन का कारण भावनात्मक बदलाव हैं जीवन में जो हो रहे हैं, दौड़ धूप है, तनाव है, मतलब तनाव के तो कितने रूप हैं, प्रतिरूप हैं। तो उसके कारण से मन का असंतुलन, और मन जब असंतुलित होगा तो कहीं ना कहीं हमारी जो शरीर की जो स्वमेव ऑटोनॉमिक फंक्शनिंग है, जो कि ब्रेन हर चीज़ सेट कर रखा है, उसको प्रतिदिन इतना हार्मोन बनाना है, हार्ट रेट को इतना मेंटेन करना है, हमारे श्वसन की गति को इतना मेंटेन रखना है। तो जब मन तकलीफ़ में है, परेशान है, तो वो सारी क्रियाएं बाधित हो जाती हैं और ऐसे में उत्पन्न होते हैं जटिल रोग। खासकर आज के युग के जो प्रमुख रोग हम देखते हैं, तो जहाँ पर हम मान लीजिए पीसीओडी देख रहे हैं, जो कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। क्यों हो रही है? क्या ये आधुनिक जीवन शैली, क्या उनका ये जो भोजन में परिवर्तन हुआ है, जिस तरह का भोजन वो कर रहे हैं, साथ साथ शारीरिक श्रम का अभाव,
जी। तो ये सारी चीज़ें मिलकर रोग का कारण बन रही हैं। अव्यवस्थित जीवन, तो योग का मूल क्या है? योग का मूल है सब कुछ व्यवस्थित कर दीजिए। राइट इन द बॉडी, द फिजिकल अलाइनमेंट, द मेंटल अलाइनमेंट, द इमोशनल अलाइनमेंट एंड ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। अलाइनमेंट की तो हम बात ही कर रहे हैं, लेकिन क्या डॉक्टर साहब, जैसे बीमारियों की मैंने बात की, डायबिटीज़ की बात की, थायराइड की बात की, अभी आपने पीसीओडी का जिक्र किया, तो क्या योग की जो क्रियाएं हैं, योग की जो विधि है, अगर हम उसमें जाएंगे तो इन बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल, मैं निश्चित आपको कुछ उदाहरणों के साथ ये समझा सकता हूँ कि कुछ वर्षों पहले एक महिला मेरे पास आई जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास थी और वो हाइपोथायरॉयड से ग्रसित थी। तो उन्होंने मुझसे यही सवाल पूछा कि मैं नियमित जो है मेडिसिन का सेवन कर रही हूँ, तो क्या मैं योग करके अपने आप को रोग मुक्त कर पाऊँगी? क्या मैं थायराइड को ठीक कर पाऊँगी? तो मैंने मुस्कुरा के एक शब्द में कहा, हाँ आप कर सकती हैं। और मैंने अपनी इस कही गई बात को पूर्ण किया। वो लगातार मेरे साथ योग करती रहीं और ठीक 1 वर्ष के बाद जब पूरा जांच हुआ, सारे हार्मोन्स के स्तर को जांचा गया, तो TSH का स्तर बिल्कुल सामान्य आ चुका था। तब उन्हीं के जो डॉक्टर थे उन्होंने दवाइयाँ बंद करवाई और दवाई बंद करने के बावजूद और नियमित निरंतर योग करते रहने के कारण से फिर कभी उनका TSH हाई नहीं पाया गया। लगातार वो 6 महीने तक टेस्ट करती रहीं, तब उनको ये विश्वास हुआ कि हाँ ये ठीक हो सकता है। मतलब योग का अगर आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो बहुत सारी हार्मोनल जो बीमारियां हैं उन पे आप रोक पा सकते हैं, उनको आप एक संतुलन अपने जीवन में पा सकते हैं उस बीमारी को लेके। डॉक्टर साहब, अगर ये भी भ्रांतियां हैं कि भाई योग इस समय करना चाहिए, सुबह करना चाहिए या शाम को करना चाहिए, खाली पेट की अवस्था में करना चाहिए, कुछ खा के करना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होती है, तो इन सब बातों का क्या संतुलन है जीवन में? कैसे बैठाएं कि किस समय करें, क्योंकि बहुत व्यस्त है जीवन। जी, व्यस्त है जीवन, पर बीमारी के लिए समय निकालना पड़ेगा जी, तब हमें स्वास्थ्य की महत्ता समझ आ जाएगी। डॉक्टर साहब, ऐसा भी है क्या कि कोई जैसे आप बहुत सारे आसन हम देखते हैं, आजकल तो बहुत अवेलेबल हैं चीज़ें, आसन हम देखते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में, तो सारे आसन करना ज़रूरी है रेगुलर आपके रूटीन में, या किसी एक आसन पकड़ के भी हम अभ्यास अपना निरंतर योग में चल सकते हैं और संतुलन में आ सकते हैं? देखिए डॉक्टर हर्षिता जी, मेरा सुझाव ये होगा कि किसी भी व्यक्ति को जितना भी उसके पास समय है उसके आधारित हम एक छोटा सा प्रैक्टिस कैप्सूल बना के दे सकते हैं जी। तो उस प्रैक्टिस कैप्सूल में क्या क्या होना ज़रूरी है? तो सबसे ज़रूरी है जो शरीर के जितने भी मेजर जॉइंट्स हैं, जिसमें हेड, नेक, शोल्डर्स, साथ में सारे नी, एंकल, हिप, पहले आप सारे जॉइंट्स को जोड़ों के लिए अभ्यास करिए। ये आपको 7-8 मिनट लगेगा, पर आप अपने हर जॉइंट को एक्टिव रखेंगे। इसके बाद आप आसनों के क्रम में अभ्यास करने से पहले सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं, जो अपने आप में एक संपूर्ण अभ्यास पद्धति है। और सूर्य नमस्कार में 650 से ज़्यादा मांसपेशियां एक साथ कार्यरत होती हैं। दूसरी प्रमुख बात, सूर्य नमस्कार के अभ्यास करने से आपका हृदय, आपकी श्वसन क्षमता और मांसपेशियां सब कुछ पूरी प्रभावी रूप से कार्य करती हैं। इससे फ़ायदा ये होता है, एक समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है जी। अब उसके बाद अगर उनको समय मिलता है तो प्रमुख आसन जो मैं नाम लेना चाहूँगा कि उनको करना चाहिए, तो एक तो ताड़ासन है जो उनको निरंतर करना चाहिए जी। दूसरा है सेतु आसन, तीसरा है पवन मुक्त आसन, चौथा है भुजंग आसन। और ये आसन कोई भी कर सकता है, ये आसन कोई भी कर सकता है। और पांचवा है शशांक आसन। तो ये 5 आसन करने से मुख्य जो समस्याएं क्या हैं, अगर आप देखें लोगों की मुख्य समस्या या तो वो ज़्यादा देर खड़े हैं या तो ज़्यादा देर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो अगर ज़्यादा देर खड़े हैं और ज़्यादा देर बैठे हैं तो गर्दन, कमर और घुटना ये प्रभावित है। तो जितने आसन मैंने ये बताए जी, इनका अभ्यास उनके इन मांसपेशियों को भी स्वस्थ रखेगा और उनके शरीर को भी स्वस्थ रखेगा। डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए किसी को ऑलरेडी बीमारियां हैं, किसी को जोड़ों में समस्या है, किसी को कंधों का दर्द है, किसी को गर्दन में दर्द है, तो क्या दर्द होने के बावजूद भी ये जो आपने आसन बताए वो हमारे दर्शक कर सकते हैं? जी, देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि उन्हें दर्द क्यों हो रहा है। दर्द के कई कारण हो सकते हैं। अगर एक्यूट पेन है
तो एक्यूट पेन में हम कोई भी आसन करने से मना करते हैं। पर कोई पेन क्रॉनिक है, घुटने में दर्द हमेशा ही रहता है, एक हफ्ते से ऊपर का जो हाँ, दर्द है हाँ। उसमें जो है आप तुरंत ना करें, उसके बाद के जो आपके निरंतर महीनों से जो दर्द चले आ रहे हैं उसमें योगासन कर सकते हैं, क्योंकि उसके अभ्यास करने से उनकी जो समस्या है वो कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, यहाँ हम थोड़ा सा रुकेंगे, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। दर्शकों, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, आप देखिए यह संदेश। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि किसी को बीमारी हो जाए तो उसके बाद आपने कहा कि एक्यूट जो दर्द है हमारा, एक हफ्ते के दौरान जो दर्द है, कहीं मोच आ गई, कभी हम ज़्यादा देर बैठ जाते हैं तो दर्द होता है, उस दौरान आपको कोई भी कसरत नहीं करनी है जी, है ना। उस समय कहा जाता है कि आइसिंग आप करें, कोई सिकाई करें तो वो दर्द आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर महीनों से कोई दर्द है तो विशेषज्ञ योग गुरु की सलाह से ही आप कोई कसरत का चुनाव करें, क्योंकि कभी कभी अलाइनमेंट सही नहीं होगा तो हो सकता है कि समस्या कम होने की बजाय और बढ़ सके। डॉक्टर साहब, हम आज के जो हम युवावस्था की बात कर रहे हैं, हम एज ग्रुप की भी अगर बात करें तो क्या योग की अगर हम बात करते हैं तो एक मिडिल एज ग्रुप हम इमेजिन हो जाता है दिमाग में हमारे, तो क्या बच्चों के लिए भी योग उतना ज़रूरी है, युवावस्था में भी योग उतना ज़रूरी है? किस अवस्था में योग का अभ्यास शुरू करना चाहिए? देखिए, कहा गया कि योग का अभ्यास तो 7 वर्ष की आयु से शुरू हो सकता है जी। और कब तक हो सकता है? तो जब तक हमारा शरीर हमें प्राप्त है तब तक हम योग कर सकते हैं। निरंतर जो बच्चे हैं, आज बच्चों को योग करने से उनका जो पूरा शरीर, जो उनका विकास है वो अच्छे से होता है। कई बच्चों में ऐसा स्टडी किया गया कि जो बच्चे निरंतर योग करते रहे कम उम्र से, तो उनके ऊंचाई में, उनके शरीर के बनावट में बेहतर जो है देखने को मिला, जो विकास जो है बेहतर हुआ। तुलनात्मक में जो बच्चे एक्सरसाइज से या स्पोर्ट्स से दूर हैं, और आप तो आज देख ही रही हैं कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी से कितनी दूर हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चे खेल खेल में ही, बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ जिनकी उम्र 10-12 साल से कम है जी, वो खेल खेल में ही योग कर लें तो उनके पूरे शरीर और मन का विकास अच्छा होगा। और कहते हैं ना कि अच्छे संस्कार अगर बचपन में ही मिल जाएं, नींव मिल जाए, आगे चल के पूरा उनका मन और मस्तिष्क सब तरीके से संतुलन में आ जाएगा। डॉक्टर साहब, अगर हम, जैसे आपने कहा बच्चों के लिए कहा, तो क्या बच्चे भी जो आपने एक कॉमन जो बताया सूर्य नमस्कार, वो कर सकते हैं बच्चे? जी, बच्चे सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। और बच्चों में प्रचलित आसनों में से प्रमुख नाम मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे जो हैं अधिकतर जो अभ्यास करते हैं वो है ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। बच्चों को देखने को मिलता है, उनको धनुरासन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो खेल खेल में होता है। एक और आसन है जिसका नाम है हैप्पी बेबी पोज, बाल आनंदासन, जिसमें बच्चों को बड़ा आनंद आता है। इसके अलावा पश्चिमोत्थानासन और उष्ट्रासन ऐसे, और जो आप देखेंगे जो एकाग्रता वाले आसन हैं जैसे वृक्षासन हो गया, तो इन सब आसनों को बच्चे पसंद करते हैं और उनकी शरीर की जो लचीलापन है उससे उनको पद्मासन, ध्यानात्मक आसन करने में भी बड़ी रुचि आती है। तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे पद्मासन लगा के बैठ जाते हैं और उनको बड़ा मज़ा आता है। तो यही शुरुआत है, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा हम ट्रेनिंग कर देंगे वो वैसा शरीर बन जाएगा। मैं आज के बहुत युवा पीढ़ी से मिलता हूँ, स्कूल के बच्चों से मिलता हूँ, तो मैंने एक कॉमन समस्या जो देखी है कि बच्चे ज़मीन पे नहीं बैठ पाते, और ज़मीन पे बैठते हैं तो उनका शरीर पीछे भागने लगता है। तो इसके पीछे मूल कारण उनका दिन भर कुर्सी पे बैठना है। बिल्कुल। तो ऐसे में योग करने वाले बच्चे, विश्वास मानिए, उनको ना ज़मीन पे बैठने में दिक्कत है, ना उनको कमर में दर्द है, ना उनको गर्दन में दर्द है। उनका शरीर लाख गुना बेहतर है जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब आने वाले समय के लिए भी वो मांसपेशियां बचपन से ही मजबूत हो जाएंगी, लचीली हो जाएंगी, ताकि चोट की गुंजाइश भी कम हो,
क्योंकि अगर मांसपेशियां आपकी मजबूत हैं, बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं, शैतान होते हैं, तो उनमें चोट लगने की संभावना भी कम हो जाएगी। इसी को हम लोग मसल मेमोरी कहते हैं। जी। तो जो मसल मेमोरी बचपन में बन गई, चाहे वो योग अभ्यास की है या आसनों की है या व्यायाम की है, वो मेमोरी हमेशा रहती है। जीवन प्रयत्न फिर वो योग अभ्यास करेंगे और उनकी मसल्स इजीली उस आसन को अडेप्ट कर लेंगी। तो इसलिए मैं तो माँ बाप से सभी से निवेदन करूँगा कि आप अपने बच्चों को ज़रूर योग सिखाएं, और परिवर्तन आया भी है। माँ बाप खुद अपने बच्चों को योग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारा बीच में छूट गया था उस दौरान जी। कि भोजन, कब भोजन करना चाहिए योग अभ्यास के दौरान? क्योंकि क्या होता है कि सुबह बहुत सारे लोगों की नाइट शिफ्ट होती है और आजकल का जीवन दिनचर्या सबकी अलग अलग है, तो क्या ऐसा पर्टिकुलर समय है जिस समय योग अभ्यास करना चाहिए हर उम्र के लोगों के लिए? क्या ऐसा कोई पर्टिकुलर समय है, कोई ऐसा खान पान है जो योग अभ्यास के दौरान खास ख्याल रखने की जिसमें ज़रूरत हो? जी बिल्कुल। देखिए, अगर आपको निरंतर योग करना है तो सबसे उपयुक्त समय है सुबह का समय, सूर्योदय का समय उपयुक्त समय है। साथ साथ यही वो समय होता है जहाँ हम खाली पेट रहते हैं। तो आसनों का मूल अभ्यास, प्राणायाम का मूल अभ्यास, इसके लिए आपका खाली पेट होना ज़रूरी है और साथ साथ शरीर से पूरी तरह से गंदगी निष्कासित हो चुकी हो। ऐसे में योग करना आपको आसान होगा। अब करने को हम योग शाम को भी कर सकते हैं, पर खाने का जो नियम है, अगर आपको योग करना है तो भोजन करने के 3 से 4 घंटे बाद ही आसनों का अभ्यास करें। हाँ, बाकी आप सभी एक तो जानते ही हैं कि भोजन करने के बाद एकमात्र आसन जो सभी कर सकते हैं वह है वज्रासन जो हमारे पाचन क्रिया को सुधारता है। जी। पर इस बात का ध्यान रखें कि भोजन और भोजन की क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। कैसा भोजन कर रहे हैं हम? आप जिस तरह का भोजन कर रहे हैं, आपका शरीर का कण कण वैसा ही बन रहा है। बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर अच्छे से अभ्यास कर सके तो आपको पानी पीने पे ध्यान देना पड़ेगा। जब शरीर का 72% हिस्सा ही पानी है और 12% हिस्सा ही मसल्स और बोन्स है। बिल्कुल। 6% हिस्सा हवा है, 6% हिस्सा खाली है, 4% हिस्सा अग्नि का है। तो मूल जो है, लोग पानी का उपयोग कम करते हैं और भोजन ज़्यादा करते हैं। तो योग करने वाले के लिए नियम है 2 बार से ज़्यादा भोजन ना करें, क्योंकि अन्न मन को बहुत प्रभावित करता है। तो आप जो खा रहे हैं वो आपके शरीर में बहुत जल्दी झलकने लगता है, मोटापे के तौर पे, बीमारियों के तौर पे। तो आपको अपना अन्न बहुत सावधानी से चुनना है। डॉक्टर साहब, अगर हम सामान्य योग की बात करें, क्योंकि आजकल जैसे आपने भी कहा कि लोग ज़्यादातर या तो खड़े रहते हैं या तो बैठे रहते हैं, तो कोई ऐसा डेस्क में कोई ऐसा योगा किया जा सकता है, कोई बैठे हुए कोई ऐसी एक्टिविटी की जा सकती है ताकि हम बीमारियां, आने वाली बीमारियों का सामना थोड़ा सा कम करें? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। अगर आप बहुत देर तक डेस्क में बैठे हुए हैं तो लगभग 4 प्रैक्टिसेस जो आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस नंबर 1, आप डेस्क में बैठे बैठे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें और कुछ देर तक उसे हवा में ही रखें। ऐसा करने से जो आपकी मांसपेशियां हैं वो रिएक्टिवेट हो जाएंगी और जब आपके पैर हवा में हैं तो पंजे को अपनी तरफ खींचें। ऐसा करने से आपकी पैरों की पिंडलियां एक्टिव हो जाएंगी और पैरों से रक्त संचार हृदय तक आसानी से पहुंच जाएगा, जो कि अगेंस्ट ग्रेविटी करना होता है। जी। तो ये है पहला अभ्यास जो आप समय समय पर हर 1 घंटे के अंतराल पे कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास है, हर 1-1.5 घंटे में खड़े हो जाएं और खड़े होकर के अपनी एड़ियों को ज़मीन से उठाएं, जैसा कि ताड़ासन में करते हैं, और कुछ देर एड़ी को उठाकर खड़े रहें। कितनी देर? तो 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। ये दूसरा अभ्यास है। आपको पंजों के बल, हाँ, पंजों के बल आपको खड़े होना है, हाथ ऊपर करके पंजों के बल आपको खड़े होना है, पूरी तरीके से स्ट्रेच होनी चाहिए बॉडी, तो पिंडलियां एक्टिव हो जाएं। अब इसके अलावा चेयर में बैठ करके जो अभ्यास हो सकते हैं, तो उसमें उनको कोशिश करना है कि हल्का सा शरीर को सामने की तरफ झुका लेना है। तो इससे उनकी कमर में जो स्ट्रेच, जो कड़ापन आ गया है, वो सामने झुकने से उनके प्रॉपर बैक में स्ट्रेच हो जाएगा। इसके अलावा चेयर पे बैठे बैठे वो टर्न ट्विस्ट कर सकते हैं, इस तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं, जो सामान्यतः लोग आप करते हुए देखते भी हैं कि इस तरह से ट्विस्ट कर रहे हैं तो जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो रिलीज हो जाती हैं, तो स्टिफनेस रहेगी नहीं। और अगर हम हर 1 घंटे में इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं तो आप बिलीव करिए आपकी बॉडी स्टिफनेस 80% कम हो जाएगी। और ये कितने देर के अंतराल में करना चाहिए? जैसे आपका नॉर्मली हम 8 या 9 घंटे ड्यूटी की अगर मान लें, तो कितने घंटे के अंतराल में करना चाहिए ये सारी एक्टिविटीज़? देखिए, हर
मूवमेंट जो है हर 1 घंटे में एक ब्रेक होना ही चाहिए। खड़े होना, पैरों को सीधा करना और हल्का सा बैक को स्ट्रेच करना, ट्विस्ट करना, और ये मसल्स के लिए हो रहा है। पड़े पड़े तो कोई भी चीज़ जम जाएगी, बिल्कुल, और दर्द का कारण ही कड़ापन है। तो कड़ेपन को रिलीज करते रहिए, तो फिर कड़ापन नहीं रहेगा, तो फिर दर्द भी नहीं होगा। मतलब बेसिकली आपको बहुत देर तक कांस्टेंट एक जगह पे अगर आप बैठे हैं तो आपको अपने बॉडी का मूवमेंट करना है, मसल को स्ट्रेच करना है। तो ये तो बहुत आसान है, हमारे दर्शक तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, मानिएगा ज़रूर। डॉक्टर साहब, अगर हम बात कर रहे हैं ध्यान की और योग की, भी हमने बात की, आपने डिफरेंट दोनों में बताया, लेकिन योग में बहुत चीज़ें हैं। योग अभ्यास की अगर हम बात करें, एक सूर्य नमस्कार तो हमारे सभी दर्शकों ने भी सुना, आपने भी बताया, लेकिन क्या ऐसा भी है कि अलग अलग बीमारियों के अलग अलग योग होते हैं जो कि हमें योग गुरु ही बता सकते हैं? जी, देखिए, कई ऐसे आसन हैं जो कुछ बीमारियों में नहीं करने चाहिए, और ऐसे आसन हैं, जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, मधुमेह है, तो मधुमेह वालों के लिए ज़रूरी है कि वो प्रतिदिन जो आसन करें उसमें धनुरासन हो, वक्रासन हो, अर्ध मत्स्येंद्रासन हो, जो है मंडूक आसन हो। तो ये आसन उनको करने से उनके पैनक्रियास से सही मात्रा में इंसुलिन का जो है सिक्रीशन होने वाला है, तो इससे उनका शुगर लेवल नेचुरली नॉर्मल आ जाएगा। अगर हम हाइपोथायराइड की बात करें तो हाइपोथायराइड पेशेंट्स को निरंतर जो है उज्जयी प्राणायाम करना चाहिए, सर्वांग आसन करना चाहिए, मत्स्य आसन करना चाहिए। तो जैसे कि हम दवाई रोज़ खाते हैं किसी बीमारी के लिए जी, तो अगर वो निरंतर इन आसनों को रोज़ करें तो उनका वो ग्रंथि भी बैलेंस हो जाएगा। मतलब दवाई है योग, एक तरीके से अभ्यास जो उसके अभ्यास होते हैं है। योगासन, उसको आप दवाई की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है ये तो। अब किसी को मान लीजिए उच्च रक्तचाप है, जी, तो उच्च रक्तचाप मतलब स्ट्रेस हाई है, तो ऐसी स्थिति में उनको अगर 10 मिनट का योग निद्रा करते हैं। योग निद्रा कैसे करना है? किसी भी जगह पर जो कि समतल जगह है वहाँ लेट जाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें, और ढीला छोड़कर आंखों को बंद कर पंजे से लेकर सिर तक हर हिस्से पर ध्यान लेकर जाएं, और वॉलंटरी इंस्ट्रक्शन देकर रिलैक्स होने के लिए कहिए। 10 मिनट का यह रिलैक्सेशन आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देगा, कार्य क्षमता बढ़ा देगा, और आपके ब्लड प्रेशर को एकदम सामान्य ले आएगा। वैसे ही जैसे हमने बात की अलाइनमेंट की, हाँ। पूरे शरीर को अलाइन करेगा। जी। डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर एक शब्द में हम योग करने के लिए हमारे दर्शकों को प्रेरित करना चाहें तो वो एक शब्द आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज आपने अगर योग के लिए समय निकाल लिया तो आपके पास कभी भी बीमार होने के लिए समय नहीं होगा। ये तो एक लाइन में बात आपने समाप्त कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत धन्यवाद। दर्शकों, सारी मुद्राएं आपने गौर से सुनी होंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन को बहुत ही संतुलन में लाएंगे, योग को अपना के। तो योग करें, निरोग रहें। अगली बार नए विषय के साथ में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।